हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर्स में सीक्वेंस एंड सीरीज के जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें मैंने फूरियर सीरीज डिस्कस की थी। अब जो उसका रेस्ट पार्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज डिस्कस करेंगे और सीक्वेंस क्या होता है। तो सबसे पहले आप जाने एक्चुअल में सीक्वेंस का जो पार्ट है, सीरीज से तो आपके 7 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं, बट सीक्वेंस वाला जो टॉपिक है इससे 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल मैक्सिमम बन सकते हैं, 7 मार्क्स के नहीं आते। लेकिन हाँ, सीरीज को जानने के लिए, इनफाइनाइट सीरीज की स्टडी के पहले हमें सीक्वेंस जानना जरूरी है कि सीक्वेंस कहते किसको हैं, सीक्वेंस कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, बाउंडेड, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये जो टर्म सीक्वेंस के लिए यूज होते हैं तो इनको हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सीक्वेंस की डेफिनेशन अगर आपसे पूछ जाए, डेफिनेशन क्या होती है। अ फंक्शन एफ सच दैट एन टेंस टू एस। ये एन क्या है बेटे? नेचुरल नंबर। आपको पता ही होगा नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर टेंस टू एस वेयर एस इज अ नॉन एम्प्टी सेट, जहां पे एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है, इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। ये डेफिनेशन है इसकी। मैथमेटिकल टर्म में अगर आप लिखना चाहें तो डेट इज फॉर ईच एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी नेचुरल नंबर स्मॉल एन कैपिटल एन को बिलोंग करता है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट एफ एन बिलोंग्स टू एस। ठीक, द सीक्वेंस इज रिटन एज f1 f2, n की वैल्यू 1 तो f1, n की वैल्यू 2 तो f2, n की वैल्यू 3 तो f3, n की वैल्यू n तो fn। और इसको डिफाइन डिनोट जो करते हैं, एंड इज डिनोटेड बाय मिडिल ब्रैकेट के अंदर fn और दिस और दिस। मोस्टली हम लोग इस वाले फॉर्म को यूज करते हैं, मिडिल ब्रैकेट के अंदर fn। आपको यहां तक डेफिनेशन लिखनी है। अब मोस्टली बुक्स में क्या होता है, ये आपको डेफिनेशन में नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है कि इफ एफ एन इक्वल टू ए टू द पावर एन। मोस्टली बुक्स क्या करती है, सीक्वेंस को ए एन से डिनोट करती हैं, जहां पे ए एन का मतलब होता है nth टर्म। इफ एफ एन इक्वल टू ए एन, द सीक्वेंस इज रिटेन एज ए वन ए टू ए एन, यानी एफ एन की जगह अगर ए एन हो गया तो एफ वन ए वन, एफ टू ए टू ए एन, और सीक्वेंस को हम ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, और जहां पर एफ ऑफ एन या ए एन, दे आर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई बेटे, ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर मन चाह उठा दिया, जैसे 1 3 4 7 8 11 13 14 15 और आप कह दो ये एक सीक्वेंस है। नहीं, देयर मस्ट बी अ रिलेशन। आप देख रहे होगे कि n इक्वल टू 1, यानी ये अगर आपका a1 है तो ये आपका a2 हो गया, तो ये आपका a3 हो गया, तो ये आपका a4 हो गया। तो आपको nth टर्म बना सको an, और nth टर्म आप कब बना सकते हो? जब इनके बीच में कोई रिलेशन होगा। नहीं, आप nth टर्म बना ही नहीं पाओगे जब तक रिलेशन नहीं होगा। इसी वजह से कहा गया है कि फंक्शन f सच दैट n। ये नहीं है कि आप मन चाह जो मन चाह नंबर लिख दिया और कह दिया सीक्वेंस है। क्लियर? तो एक रिलेशन होना चाहिए, nth टर्म बना सको। nth टर्म कब बनाओगे? जब एक रिलेशन होगा। जैसे इधर एग्जाम्पल देखिए, तो डेफिनेशन आप लोगों ने देख ली। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया था, क्योंकि आपकी मोस्टली बुक्स ए एन यूज करती हैं, तो आपको डेफिनेशन में सिर्फ इतना ही लिखना है, यहां तक। ये नहीं लिखने की जरूरत है एग्जाम में, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया। चलिए अब हम नीचे चलते हैं। इसमें एक सेकंड बेटे, वन मिनट, हैंग कर रहा है। अब देखिए, जैसे इसमें हुई 1 4 9 16 एन स्क्वायर, यहां पर एक रिलेशन है बेटे। ये हमारा सेट है एन नेचुरल नंबर का, ये सबसेट है एस। तो 1 की इमेज एन इक्वल टू 1 की इमेज 1 पे, 2 की इमेज एन स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर यानी 4 पे, 3 की इमेज 3 स्क्वायर यानी 9 पे, एन की इमेज एन स्क्वायर पे। क्लियर बच्चों? अब आ गई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे होगे कि जो डोमेन है वो क्या है, नेचुरल नंबर का है, और ये जो आपका रेंज है वो कोई सबसेट है। अब अगर ये जो रेंज है, ये अगर
रियल नंबर का सेट हो जाएगा, तो रियल सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। हम सीक्वेंस पे आते हैं, 1/1 क्यूब, 1/2 क्यूब, 1/3 क्यूब, 1/n क्यूब, nth टर्म। तो इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, या हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, 1/n क्यूब। ठीक है, या ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये देखिए डोमेन नेचुरल नंबर का हो गया 1 2 3 अप टू n। 1 की इमेज 1 पे, 2 की इमेज 1/n क्यूब यानी 1/2 क्यूब, 3 की इमेज 1/n क्यूब यानी 1/3 क्यूब, एंड सो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कांस्टेंट सीक्वेंस है, सारे टर्म्स 1 है, तो यानी ये जितने भी 1 2 3 4 n, ये सारे कहां पे इमेज देंगे? 1 पे, ओनली 1 पे। ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे कि सीक्वेंस का मतलब क्या है और उसको डिफाइन डिनोट कैसे करते हैं, और सीक्वेंस की मीनिंग क्या है, जो वर्ड सीक्वेंसेस की मीनिंग। अब ये देखिए एग्जाम्पल 4, 1 - 1 1 - 1, यानी ऑड वाले +1, इवन वाले -1। ये देखिए ये 1 है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो ऑड वाले +1, इवन वाले -1। तो nth टर्म इसका क्या बन गया? -1 टू द पावर n - 1। तो जितने ऑड हैं 1 3 एंड सो ऑन, ये 1 पे मैप होंगे, और जितने इवन हैं 2 4, ये सारे -1 पे मैप होंगे, और n - 1 टू द पावर n - 1 पे। अब वो इवन है ऑड पे, n के नंबर पे बेस्ड है। n आपका इवन है तो -1, n ऑड है तो +1। ये बेटा -1 टू द पावर n - 1। ठीक है, अब वही अगर आपका जो अभी बोला था ऊपर, s आपका रियल नंबर्स का सबसेट है, r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो आपके सीक्वेंस कहलाएंगे रियल सीक्वेंस। और रेंज ऑफ ए सीक्वेंस इज ऑलमोस्ट ए काउंटेबल सेट, एक काउंटेबल सेट होता है। अब सीक्वेंस कितने टाइप के होते हैं वो भी देख लेते हैं। पहले हमने सीक्वेंस समझ लिया, अब सीक्वेंस के टाइप देखते हैं। फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। डेफिनेशन है बेटे, बाकी मोटे तौर पर नाम से ही क्लियर है। फाइनाइट सीक्वेंस यानी अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, ए फाइनाइट सीक्वेंस हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। और इनफाइनाइट सीक्वेंस विच इज नॉट फाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो सीक्वेंस कहलाएगा इनफाइनाइट सीक्वेंस, और फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो सीक्वेंस कहलाएगा फाइनाइट सीक्वेंस। पहली चीज। दूसरा, अब सीक्वेंस आपका बाउंडेड है कि नहीं है, और बाउंडेड है तो तीन टाइप के बाउंड्स होते हैं, लोअर बाउंड, अपर बाउंड। ठीक, तो वही बॉन्ड्स ऑफ सीक्वेंस एंड बाउंडेड सीक्वेंस। तो सबसे पहले तीन टाइप, सॉरी मैंने बोला था दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड। तो सबसे पहले, if there exists a number capital M such that an is less than equals to m for every n belongs to n, इसका मतलब ये हुआ कि an is less than equals to m for every n belongs to n। इसकी मीनिंग हुई कि कोई भी n ले लो, a1 a2 a3 a4 जो भी ले लोगे, वो सारे इस m से छोटे होंगे। तो जब सीक्वेंस का हर टर्म किसी नंबर से छोटा है, m से छोटा है, m एक नंबर है जिससे सारे टर्म छोटे हैं, तो देन योर सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड अबव, यानी अपर बाउंड्री है। यानी सीक्वेंस के सारे टर्म्स अगर किसी नंबर से छोटे हैं तो आप कहोगे द सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव या बाउंडेड ऑन द राइट। अपर बाउंड्री है तो बाउंडेड अबव, लोअर बाउंड्री है तो बाउंडेड बिलो। यानी अब जैसे 1 1/2 1/3, आप ध्यान से देखिए बेटे, इसका कोई भी टर्म उठा लो, 1/2 मतलब 0.5, 1/3 0.33, 1/4 0.25, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाओ, सारे टर्म 1 से छोटे हैं, या 1 के पहला टर्म 1 के बराबर है और बाकी टर्म्स 1 से छोटे हैं। तो an is less than equals to 1 for every n belongs to 1। Hence here an is bounded above by 1, यानी बाउंडेड अबव। ठीक, अब यहां पर अगर कोई नंबर m एग्जिस्ट करता है ऐसा कि सारे टर्म्स m से बड़े हों या बराबर, तो हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो, यानी लोअर बाउंड्री। सारे टर्म्स एक नंबर से बड़े हैं,
यानी लोअर बाउंड्री है, उससे छोटा कोई टर्म नहीं है, ठीक है, तो इसको कहेंगे बाउंडेड बिलो और बाउंडेड ऑन द लेफ्ट। जैसे 1 2 3, तो इसमें क्या है, जो लोअर बाउंड्री है वो क्या हो गई 1, सारे टर्म्स एक से बड़े हैं, यहां पे सारे टर्म्स एक से छोटे थे। देखो ये दोनों एग्जाम्पल लेने का पर्पज ही है ये बेटे मेरा, ये देखिए दोनों ही 1 से शुरू हो रहे हैं, दोनों ही सीक्वेंस हमारे 1 से शुरू हो रहे हैं, लेकिन यहां पर इस वाले में सारे टर्म्स एक से छोटे हैं, तो हमने लिखा an इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, सो द सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव बाय 1। और यहां पर भी 1 से शुरू हो रहे हैं, लेकिन सारे टर्म्स एक से बड़े हैं, तो हियर an इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, सो द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो बाय 1। क्लियर? और जो सीक्वेंस बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो दोनों होता है वो सीक्वेंस बाउंडेड कहलाता है। ए सीक्वेंस व्हिच इज बाउंडेड एबव एंड बिलो इज सेड टू बी बाउंडेड, यानी अगर आपका सीक्वेंस बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो दोनों है तो हम उसको बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। क्लियर? जैसे अगर ये सीक्वेंस मैं ले लेता हूं तो इसके टर्म्स बनाते हैं पहले, n इक्वल टू 1 2 3 4, तो आप ध्यान से देखो an a1, n की जगह 1 रखो तो -1 की पावर 1, -1 की पावर 1 और 1 प्लस 1 यानी -2, n की जगह 2 रखो तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/2 यानी 3/2 और +1 प्लस 3/2, ऐसे n की जगह 3 रखोगे तो -4/3, n की जगह 4 रखोगे तो 5/4। अब ध्यान से देखो बेटे, सबसे पहले मैंने इन्हीं चार टर्म्स को देखता हूं, जो -2 है, -4/3 की वैल्यू क्या आई अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, 3 1 3, 3 3 9, 0.3, इसकी वैल्यू है 1.5 और इसकी वैल्यू है 1.25, तो दैट मींस अपर बाउंड्री है 1.5, सारे टर्म्स 1.5 से छोटे होंगे, आगे बात समझ में, और लोअर बाउंड्री है -2 और सारे टर्म -2 से बड़े होंगे, दैट मींस योर an is less than equals to 3/2 and greater than equals to -2, hence यानी लोअर बाउंडेड, बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड एबव भी है, बाउंडेड बिलो बाई -2, -2 से छोटा कोई टर्म नहीं है, और बाउंडेड एबव बाई 3, hence the sequence is bounded, बाउंडेड। क्लियर? एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे अगर मैं ले लूं 1 1/2 1/3, अभी यही जो ऊपर लिया था, ठीक है, अगर इसको मैंने अभी पहले आपको बाउंडेड एबव में समझाया था, बाउंडेड, ठीक है, कि एक से सारे टर्म छोटे हैं, लेकिन इसका आखिरी टर्म क्या होगा बेटे, ये हकीकत में बाउंडेड एबव बाई 1 तो है, लेकिन बाउंडेड बिलो बाई 0 भी है, इसका आखिरी टर्म 0 होगा, जब n इंफिनिटी को टेंड करेगा तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 0, तो यानी an जो आपका है 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यही वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने बाउंडेड एबव बताया था आपको, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें n इंफिनिटी को टेंड करेगा, धीरे धीरे इसके टर्म्स रिड्यूस होते चले जा रहे हैं, और n इंफिनिटी को जब टेंड करेगा तो इतने छोटे हो जाएंगे कि 0 के पास हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 0, बट इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये भी सीक्वेंस आपका बाउंडेड है, क्योंकि यहाँ पे बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो समझाना था, ये बाउंडेड नहीं है, ये ओनली बाउंडेड बिलो है, ये आपका सीक्वेंस बाउंडेड है, क्योंकि बाउंडेड एबव 1 से सारे छोटे हैं और 0 से सारे बड़े हैं, यहां पे मैंने दिखा दिया, लेकिन ये सीक्वेंस 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस आपका ओनली बाउंडेड बिलो है, क्योंकि अपर बाउंड्री है ही नहीं, इंफिनिटी को जा रहे हैं टर्म, आगे बात समझ में। चलिए अभी और न्यूमेरिकल करूंगा मैं, एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जैसे अगर आप ये ले लीजिए, मान लीजिए an है आपका 2 to the power n-, ये है आपका सीक्वेंस, आपका डिफाइन है an इक्वल टू ये, तो आपका जो सीक्वेंस बनेगा an वो क्या बनेगा, n इक्वल टू 1 रखोगे 2 की पावर 0 यानी 1, n इक्वल टू 2 रखोगे 2, 3 रखोगे 2 स्क्वायर, 4 रखोगे 2 क्यूब एंड सो ऑन। तो अब देखो बेटे यहाँ पर अपर बाउंड्री इसकी भी नहीं है,
लोअर बाउंड्री है। सारे टर्म क्या है आपके, एक से बड़े या बराबर, ठीक। तो आप क्या लिखोगे, बोलो, द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो बाय 1। क्लियर बच्चों? चलिए अब आते हैं दूसरी डेफिनेशन में। ये मैंने वही ग्राफ फिगर से समझाया था। लिमिट्स ऑफ ए सीक्वेंस, सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी, हालांकि यही है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू l, अगर कोई फाइनाइट नंबर है। डेफिनेशन अगर पूछ लेता व्हाट इज द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, तो आपको डेफिनेशन क्या लिखनी है, सीक्वेंस an इज सेड टू टेंड टू लिमिट l when given any positive number epsilon, however small, we can always find an integer n such that mod of an minus l is less than epsilon for every n greater than equals to n, and we write this। बात तो ये है, मेन तो ये न्यूमेरिकल तो हमें इससे करना है, डेफिनेशन तो अगर पूछी जाए तो आपको लिखना होगा। अब जैसे मान लीजिए ये आपका सीक्वेंस है an इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 3, इसकी लिमिट निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 आएगी लिमिट, लेकिन कैसे आई वो दिखा दूं मैं आपको, n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 3। अगर अभी आप डायरेक्टली n को इनफाइनाइट लिख दोगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, n स्क्वायर ऊपर से न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेना है। n स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, डिनोमिनेटर से कॉमन ले लीजिए, n स्क्वायर 2 प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर। अब आप जब लिमिट रख देंगे तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, n इन्फिनिटी को टेंड करोगे तो इक्वल टू 1 प्लस 0 अपॉन 2 प्लस 0 यानी 1/2। वही जो पीछे हम लोगों ने 11th-12th में लिमिट निकालते थे वैसे ही लिमिट निकालनी है यहाँ पे, ठीक। तो ये लिमिट हो गई। अब लिमिट के बेस पे सीक्वेंस का नेचर, आपकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है कि ऑसिलेटरी, ये लिमिट के बेस पे डिसाइड होगा। तो पहला आपका सीक्वेंस बेटे कन्वर्जेंट कब होगा, ए सीक्वेंस व्हिच टेंड्स टू ए फाइनाइट, अगर लिमिट फाइनाइट नंबर है से l इज कॉल्ड ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर लिमिट फाइनाइट है व्हिच टेंड्स टू फाइनाइट लिमिट, मैथमेटिकली अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज फाइनाइट, ऐसे लिख सकते हो। ये वर्ड्स में लिख दिया, सीक्वेंस व्हिच टेंड्स टू ए फाइनाइट लिमिट से l इज ए कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ए सीक्वेंस व्हिच टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, यानी लिमिट इनफाइनाइट प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, तो हम कहेंगे सीक्वेंस हमारा क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी। ऑसिलेटरी, जो ना तो कन्वर्जेंट हो ना ही डाइवर्जेंट, यानी ना प्लस माइनस इन्फिनिटी लिमिट आ रही है ना कोई फाइनाइट लिमिट आ रही है, तो ऐसी सीक्वेंस कहलाती है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब चलिए इन तीनों के एग्जांपल देखते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी के। सबसे पहले 2, 3/2, 4/3। देखिए अगर यहां पर nth टर्म आपको बनाना हो तो कैसे बनाओगे, 2, 3/2, 4/3, 5/4। फर्स्ट टर्म आपका 2 है, सेकेंड 3, 4, 5, ठीक। डिनोमिनेटर में बाई 1, 2, 3, 4। तो आप ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड 3, थर्ड 4, अगला 5, तो यानी अपर टर्म है an इज इक्वल टू n प्लस 1, एक ज्यादा। सीक्वेंस और सीरीज हमेशा n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होती है, तो n प्लस 1, पहले टर्म में 2 है, दूसरे टर्म में 3 है, तीसरे टर्म में 4 है, डिवाइडेड बाई, पहले टर्म में 1 से डिवाइड, दूसरे टर्म में 2 से डिवाइड, तीसरे में 3, डिवाइडेड बाई n। तो वही लिखा है an इक्वल टू 1 प्लस 1/n। अब अगर आप लिमिट निकाल दो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an, तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n इज इक्वल टू 1। तो एक फाइनाइट नंबर आ गया, सो द गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, हेंस द सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये वाला, यहां पर भी देखो 3 प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू 1/n। अब यहां पर आप निकालोगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an, क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 प्लस माइनस 1 टू द पावर n अपॉन n।
हालांकि -1 टू द पावर इन्फिनिटी या तो +1 होगी या तो -1 होगी। हमें पता ही नहीं है कि इनफाइनाइट जो नंबर है, इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा नंबर। -1 की पावर जो बहुत बड़ा नंबर है वो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। ऊपर तो +1 या -1 है, लेकिन 1/इन्फिनिटी 0 होता है। तो क्या हो जाएगा, 3 + 0 यानी 3। तो दैट मीन्स दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड। an इक्वल टू n स्क्वायर प्लस -1 टू द पावर n। आप n इन्फिनिटी को टेंड कराओ बेटे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस -1 टू द पावर n, वही इनफाइनाइट। सो दैट इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब 1/n, an इज इक्वल टू 1/n प्लस 2 इंटू -1 टू द पावर n। इसको चेक करना ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। तो चलिए भाई, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n प्लस 2 इंटू -1/n। सो दिस इक्वल टू 0 प्लस, अब बेटा कहानी पलट गई हमारी, ये तो 0 हो गया 1/n, ठीक, प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 इंटू -1 टू द पावर n। अब ये बेटे +2 होगी अगर n इवन है, और -2 होगी अगर n ऑड है। ये नहीं कि -1 की पावर इन्फिनिटी, भाई 1 की पावर इन्फिनिटी तो 1 होगा, लेकिन -1 की पावर इन्फिनिटी 1 नहीं होगा। 1 की पावर इन्फिनिटी अगर मैं बोल देता तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी तो 1 ही होता। 1 को इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। लेकिन -1 की पावर इन्फिनिटी, 1 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, -1 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा, 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो +1 आएगा। तो यानी अगर आपका जो इनफाइनाइट टर्म है इवन है तो +2 लिमिट, और इनफाइनाइट टर्म अगर ऑड है तो -2 लिमिट। सो द नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट। फिक्स लिमिट नहीं आई तो कन्वर्जेंट नहीं है, इनफाइनाइट नहीं आई तो डाइवर्जेंट नहीं है। तो ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है एंड ऑसिलेट बिटवीन -2 एंड +2। ठीक, अब चलिए कुछ सीक्वेंस पर डिस्कस करते हैं। यहां से थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लूं, 2-3 न्यूमेरिकल और डिस्कस करते हुए चलते हैं हम, फिर आगे बढ़ेंगे सीरीज। मैंने आपको बाउंडेड बताया है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझा दिया, और कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इसी पर बेस्ड कुछ एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 इज द सीक्वेंस an where an is equal to n is n square is बाउंडेड। चेक करते हैं। अब आपको लिखना पड़ेगा, एन एक टर्म n स्क्वायर दे दिया ना, तो आपका 1 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, n की वैल्यू डालते जाओ, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। आप देखिए ध्यान से बेटे, इसका हर टर्म हियर 1 से बड़ा है लेकिन अपर बाउंड्री नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। हैंस, तो आपका क्या होगा, इसकी लोअर बाउंड्री है 1, अपर बाउंड्री है नहीं। हैंस सीक्वेंस ए एन इज नॉट बाउंडेड। सिर्फ उसने बाउंडेड बोला है बेटे, तो बाउंडेड के लिए बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो दोनों होना चाहिए, नॉट बाउंडेड ओनली। अब आप अपने लिए लिख लो, बाउंडेड बिलो बाई 1, बाउंडेड बिलो बाई 1। क्योंकि बाउंडेड तो तब तक नहीं बोल सकते हो जब तक कि अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री दोनों ना हो। क्लियर बच्चों?
चलिए अब दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, is the sequence 1/2, 1/2 square, 1/2 cube and so on is convergent। चलिए कन्वर्जेंट हमको टेस्ट करना है, कन्वर्जेंट है कि नहीं है। आते हैं सोल्यूशन पे। हियर सबसे पहले एन टर्म लिखिए बेटे, ए एन इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म में देखो ऊपर तो सब जगह 2 है, 1 है तो 1 लिख दो। फर्स्ट टर्म में 2 की पावर 1, सेकेंड टर्म में 2 की पावर 2, थर्ड टर्म में 2 की पावर 3, तो nth टर्म 2 की पावर n हो गया। अब कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के लिए हमें लिमिट निकालनी है। नाउ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an, देखते हैं क्या आता है। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/2 टू द पावर n, तो 2 पर जैसे 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का क्यूब 8, यानी जितनी पावर बढ़ाते जाओगे नंबर इधर बढ़ता चला जाएगा। तो 2 की पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। आगे बात समझ में, ऐसे 2 की पावर जब इंफिनिटी आएगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0, विच इज फाइनाइट, विच इज फाइनाइट। तो आप क्या कहोगे, हेंस सीक्वेंस एन इज कन्वर्जेंट। आगे बात समझ में। तो एक तो इस तरीके के न्यूमेरिकल बनेंगे, आपसे सिर्फ पूछेगा कि बाउंडेड है कि नहीं है, कन्वर्जेंट है कि नहीं है, डाइवर्जेंट है कि नहीं है। दूसरा सीक्वेंस आपका बनता है डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ। कराता हूं मैं भी न्यूमेरिकल हूं, तो जब भी डिस्कस वर्ड आ जाता है बेटे ना, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ, तो डिस्कस द कन्वर्जेंस में आपको क्या करना होता है बच्चों, आपको उसके बारे में बाउंड्रेड है कि नहीं है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, फिर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे जाते हैं। अगर फाइंड आउट है तो सिर्फ आपको कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस लिखना है, लेकिन अगर आपको डिस्कस वर्ड यूज कर दिया तो आपको प्रॉपरली उसको सॉल्व करना होगा। चलिए देखते हैं बच्चों। मैं 2 न्यूमेरिकल लूंगा बस, ठीक है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। यानी आप तो समझ गए होंगे, आप सीक्वेंस को लिखने के बाद अगर आपको लोअर बाउंड्री दिख रही है तो बाउंडेड बिलो, अपर बाउंड्री दिख रही है तो बाउंडेड अबव, ठीक, और दोनों बाउंड्रियां हैं तो बाउंडेड सीक्वेंस। और लिमिट अगर फाइनाइट है कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट है तो डाइवर्जेंट, और ना फाइनाइट है ना इनफाइनाइट है तो ऑसिलेटरी। ठीक, लिखिए क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस 1/2, 2/3, 3/4, एंड सो ऑन। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं बेटे, इसका कन्वर्जेंस आपको डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बेटे आप nth टर्म लिखोगे। nth टर्म के पहले आप ये पता करो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। रफ में हमने काम किया, 1/2 का मतलब कितना हुआ 0.5, 2/3 का मतलब क्या हुआ 0.6 समथिंग, ठीक, 3/4 का मतलब क्या हुआ 0.7 समथिंग, यानी इंक्रीजिंग है ग्रुप। तो सीक्वेंस आपका क्या हो गया, इंक्रीजिंग। तो आप लिख दोगे कि हियर 1/2 इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन नहीं, छोटा है ना, इंक्रीजिंग है। 1/2 इज लेस देन 2/3 इज लेस देन 3/4 इज लेस देन एंड सो ऑन। Hence an is increasing sequence। इंक्रीजिंग सीक्वेंस, एक चीज तो ये हो गई कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, पहले बात, ठीक। दूसरा नंबर an लिखो बेटे, n टर्म क्या होगा
क्लियर? तो nth टर्म क्या होगा? पहला टर्म है 1/2, तो यहां पहले देखो 1 2 3, तो यानी n 2 3 4, पहला टर्म 2, दूसरा 3, तीसरा 4। तो जब ऊपर तुमने 1 2 3 के लिए n लिख दिया तो नीचे n+1 ही तो है। आगे बात समझ में? ठीक, तो नीचे n+1 है। आप ध्यान से देखिए बेटे, सो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? लिमिट, इसको अभी लिमिट निकालते समय, implies that limit n tends to infinity n upon n plus 1 is equal to limit 1 upon 1 plus 1 by n, so is equal to 1। ये लीजिए, लिमिट आ गई, n से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, विच इज फाइनाइट, ब्रैकेट में विच इज फाइनाइट, विच इज फाइनाइट, hence an is कन्वर्जेंट। ये आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। आपने देखा 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, तो यानी सारे हियर an 1/2 से तो बड़े हैं सारे यार। अब कोई अपर बाउंड्री है कि नहीं है ये चेक कर लेते हैं। 3/4, अब आखिरी टर्म मान लो 100 है, तो 100/101, 0.99 समथिंग। ऐसे ही 1000/1001, 0.999 समथिंग, यानी 1 क्रॉस नहीं होगा, तो दैट मीन्स अपर बाउंड्री 1 है। Hence an is bounded sequence। आ गई बात समझ में? आप कितना भी बड़ा नंबर ले लो, नीचे का नंबर न्यूमेरेटर से एक बड़ा नंबर है डिनोमिनेटर, तो वो तो 1 क्रॉस भी नहीं होने देगा, बस 0.99999 चलता रहेगा। तो अपर बाउंड्री +1 और लोअर बाउंड्री 1/2, तो सीक्वेंस इज बाउंडेड। आगे बात समझ में? ये हमारा सीक्वेंस के बारे में था। आई थिंक बहुत चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीरीज। आज सीरीज के बारे में एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं, ब्रीफ कर देता हूं। जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करूंगा, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पढ़ाऊंगा। यहाँ पे सीरीज क्या होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज, सीरीज का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस क्या होता है, ज्योमेट्रिक सीरीज जो बहुत ज्यादा यूज होगी इस टॉपिक में। इसके जो भी इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं वो मैं अलग से वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आज आप सिर्फ सीरीज जानो क्या होती है, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस क्या होता है। चलिए, इफ यूएन इज ए सीक्वेंस, देखिए यानी सीक्वेंस के सभी इनफाइनाइट टर्म्स को अगर आप ऐड कर दें तो दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। ये भी यहाँ भी ये नहीं कि मन चाहा जो मन चाहा नंबर उठाए, 50-100 नंबर उठाए, उनको जोड़ दिया, कर दिया, सब बन गए इनफाइनाइट सीरीज। नहीं, देयर मस्ट बी अ रिलेशन। nth टर्म आप लिख सको, और nth टर्म कब लिख सकते हो? जब सीरीज का हर टर्म सीक्वेंस का टर्म बने, यानी एक रिलेशनशिप हो उनके बीच में। तो इफ यूएन इज अ सीक्वेंस, अगर यूएन आपका सीक्वेंस है, then the expression u1 plus u2 plus u3 plus un and so on is called an infinite series. It is denoted by summation n equal to 1 to infinity un। यह सिंपली समेशन में, गलती मत करना, n इक्वल टू 0 से कभी सीरीज नहीं स्टार्ट होती, ना सीक्वेंस होता है, हमेशा n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज इज डिनोटेड बाय Sn। जो पहले n टर्म्स है सीरीज के, उसको हम Sn से डिनोट करते हैं। ठीक, that is Sn equal to u1 plus u2 plus u3 plus un। आगे बात सुन में, चलिए S1 S2 S3 Sn आर पार्शियल्स। अब चलिए कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बारे में बात कर लेते हैं भाई। अब सीरीज n टेंस टू इंफिनिटी Sn, हमेशा इसके nth टर्म जो फर्स्ट n टर्म्स का सम है उसकी लिमिट निकाली जाती है। अगली बात सुन में, इनफाइनाइट सीरीज में फर्स्ट n टर्म्स के इसके कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के लिए हम पहले n टर्म्स के सम की लिमिट निकालेंगे। तो एज n टेंस टू इंफिनिटी Sn टेंस टू ए फाइनाइट लिमिट। अगर फाइनाइट लिमिट आती है, यानी मैथमेटिकली लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Sn इक्वल टू s, अगर कोई फाइनाइट नंबर आती तो हम कहेंगे द सीरीज इज कन्वर्जेंट।
द सीरीज इज सेट टू कन्वर्जेंट एंड एस इज कॉल्ड इट्स सम टू इंफिनिटी। ठीक है, अब अगर एन टर्म्स के सम की जो लिमिट है वो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट आ जाए या माइनस इनफाइनाइट आ जाए, तो देन द सीरीज इज सेट टू बी डाइवर्जेंट। यानी लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एस एन अगर आपकी प्लस इंफिनिटी हो जाए या माइनस इंफिनिटी हो जाए तो हम कहेंगे सीरीज डाइवर्जेंट है। अब अगर एस एन सेम सीक्वेंस वाले टर्म में चल रहा है, ना तो यूनिक लिमिट हो, ना फाइनाइट हो, ना इनफाइनाइट हो, तो सीरीज कहलाएगी ऑसिलेटरी सीक्वेंस, यानी झूला झूल रही है। ठीक, चलिए अब आते हैं जीपी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक चीज पता चल गई, जो सीरीज है आपकी बेटे वो सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड करने पर बनती है, क्योंकि सीक्वेंस के हर टर्म के बीच में एक रिलेशन है। सीक्वेंस का हर टर्म रिलेटेड है, एक फंक्शन है। ठीक, इसलिए जैसे वहां भी मैंने आपसे कहा था वैसे यहां भी एक रिलेशन होना चाहिए। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट अहम सीरीज है ज्योमेट्रिक सीरीज, जो अगले हमारे वीडियो लेक्चर में जो हम सीरीज के टेस्ट करेंगे इस्तेमाल होती रहेंगी। तो ज्योमेट्रिक सीरीज आपको याद करा दो, रिकॉल करा दो, पढ़ तो रखा है आपने 11th-12th में। यहाँ पे सिर्फ एक रिवीजन है आपके लिए। द सीरीज 1 + x + x² + x⁴n इज जीपी। इसको जीपी है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। एंड दिस इज कन्वर्जेंट व्हेन mod x इज लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड ऑसिलेट्स फाइनाइटली। अगर x की वैल्यू -1 है तो ऑसिलेटरी सीरीज ऑसिलेट्स फाइनाइटली, एंड x इज लेस देन -1 है तो ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली। ऑसिलेट्स फाइनाइटली का मतलब होता है बेटे उसकी लिमिट फाइनाइट नंबर के बीच हो, जैसे अभी ऊपर वाला न्यूमेरिकल डिस्कस किया था -2 + 2 के बीच में, या 4 और -4 कोई भी हो, यानी +L और -L के बीच में आ जाए, +L और -M के बीच में आ जाए तो ऑसिलेट। लेकिन अगर प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी आ रही लिमिट तो ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली, और फाइनाइट लिमिट्स है तो ऑसिलेट्स फाइनाइट। ठीक, चलिए अब ये कैसे हुआ बेटे कन्वर्जेंट, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, show that the geometric series is convergent when mod x is less than 1 and divergent when x is greater than equals to 1। ये पूछ लेता है। ठीक है, चूंकि आपको तो सिर्फ बताया गया था ज्योमेट्रिक सीरीज +2 लेवल पे, यहां पर कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है और उसका प्रूफ है। तो चलिए पहला प्रूफ आते हैं। मान लीजिए जो सीरीज है आपकी, आपको अच्छे से पता है सीरीज का सम 1 - x⁴n/1 - x, जब आपका x 1 से छोटा होता है और जब 1 से बड़ा होता है तो जो n टर्म का सम होता है वो क्या होता है, a, यानी a तो यहाँ पे 1 ही है, a r⁴n -1/r-1, यानी x -1। अगर x 1 से बड़ा है और छोटा है तो यहाँ माइनस लग जाता है, प्लस माइनस का डिफरेंस आता है। ठीक, तो हमने द गिवन सीरीज इज ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो x, सो द टर्म सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स Sn मतलब सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 - x⁴n/1 - x when x is not equals to 1। अब आप इसको डिवाइड कर दो तो Sn क्या बन जाएगा बेटे, 1/1 - x माइनस x⁴n/1 - x हो गया। अब लिमिट लगा दो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये मैंने आगे कर रखा है, सॉरी ये तो जगह छोड़ रखी थी आपके लिए, आगे मैंने कर रखा है, ये रहा। when mod x is less than 1 limit n tends to infinity Sn equal to limit n tends to infinity 1/1 - x minus limit n tends to infinity x⁴n/1 - x। अब चूंकि x 1 से छोटा है तो जो x⁴n है ये 0 को टेंड करेगा। क्यों, छोटा नंबर है ना, छोटे नंबर पे जब इनफाइनाइट करोगे, जैसे ऐसे समझो 1 से छोटा मतलब मान लो 1/2 है, इस पर इंफिनिटी चढ़ाओगे तो 1⁴ तो ये ज्यादा बड़ा हो गया ना डिनोमिनेटर। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो अगर x 1 से छोटा है, x इज लेस देन 1, और इसको याद भी कर लो, समझ भी लो, इफ x इज लेस देन 1 देन x⁴n टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो यहां पर ये 0 के बराबर हो गया, तो लिमिट कितनी आ गई, 1/1 - x। सो द सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू 1 - x। ठीक, अब चलिए दूसरा प्रूफ में आते हैं। अगर x आपका 1 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 1, तो अगर आपका x 1 से बड़ा है तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा बेटे, जो आपका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है
वो चेंज हो जाएगा, वो आपका हो गया x टू द पावर n माइनस वन अपॉन x माइनस व्हेन x इज ग्रेटर देन। तो ये लिमिट इंफिनिटी को टेंड कर रही है एज एन टेंस टू इंफिनिटी। क्यों भाई? जब एक से बड़ा नंबर है, जैसे दो भी ले लो तुम, टू टू द पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। और इंफिनिटी में कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ तो इंफिनिटी आना है। सो एस एन टेंस टू इंफिनिटी एज एन टेंस टू इंफिनिटी, हेंस द सीरीज इज डाइवर्जेंट व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगली बात सुन में। चलिए अब आते हैं ग्रेटर देन वन के लिए। तो तुम समझ गए बेटे। इक्वल टू वन के लिए थोड़ा सा समझा दूं। एस एन अगर इक्वल टू वन लोगे तो वन टू द पावर एन माइनस वन अपॉन वन माइनस वन। तो वन माइनस वन क्या हो गया? जीरो। अब ऊपर प्लस वन आए चाहे माइनस आए, इनफाइनाइटी हो जाना है। आगे बात सुन में, तो इस वजह से डायरेक्टली लिख दिया गया कि एस एन टेंस टू इनफाइनाइट एज एन टेंस टू इनफिनिटी। ठीक है, चलिए। हाँ, अब अगर आपका x माइनस वन है, मान लीजिए आपका x है माइनस वन, तो x के माइनस वन होने पे ये थोड़ा सा दिखा देंगे, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, ये आप बहुत ज्यादा डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। तो x के माइनस वन होने पे क्या हो जाएगा? तो जो एस एन होगा बेटे वो क्या हो जाएगा? माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन अपॉन माइनस वन माइनस। तो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, इसके इसके बाद इक्वल टू, यहां पर अगर एन इवन हुआ बेटे, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, एन अगर इवन हुआ तो माइनस वन की पावर इवन क्या होगी? माइनस वन की पावर इवन प्लस वन माइनस वन जीरो। इफ एन इवन, बस ये समझा दूंगा तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। अब अगर ये ऑड हुआ, एन ऑड हुआ, तो माइनस वन की पावर ऑड माइनस वन ही आएगा। तो माइनस वन माइनस टू अपॉन माइनस टू, यानी वन। इफ एन ऑड, अब आगे बात सुन, मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दिया है। सो व्हेन एन इज इवन एस एन टेंस टू जीरो एंड व्हेन एन इज ऑड एस एन टेंस टू वन। तो यानी सीरीज आपकी क्या है बेटे? इवन होने पर जीरो और ऑड होने पर वन लिमिट आ रही है। तो ऑसिलेट्स फाइनाइटली, दोनों नंबर फाइनाइट है ना, जीरो और वन। सो ज्योमेट्रिक सीरीज ऑसिलेट्स फाइनाइटली व्हेन x इक्वल टू वन। अब अगर x लेस देन वन है, ये भी दिखा देता हूं। तो एस एन टेंस टू प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी अकॉर्डिंग एज इवन एंड ऑड, ऑड एंड इवन। कैसे? लिमिट एंड, सिर्फ अब यहां पर मुझे ऐसे माइनस वन की पावर एन पे फोकस करना और कहीं नहीं फोकस करना। माइनस वन की पावर एन है, और कहीं फोकस मत करो तुम। ठीक, तो अगर एन ऑड हुआ, एन ऑड हुआ, एन अगर आपको ऑड हुआ, डिनोमिनेटर में तो क्या माइनस टू आ रहा है, माइनस वन माइनस वन माइनस टू। एक्स एक से छोटा है पहला, जो एक्स है आपका, सॉरी माइनस वन नहीं, माइनस वन से छोटी क्वांटिटी माइनस एक्स की पावर एन, सॉरी एक्स इज लेस देन माइनस वन। ये समझने वाली बात है, बस इसलिए डायरेक्ट लिख दिया आपको समझ। माइनस एक्स की पावर एन, क्योंकि एक्स इज लेस देन माइनस वन, तो मैंने एक्स को यहाँ पे रियल नंबर, कोई नंबर ले लिया पॉजिटिव और माइनस साइन अलग से ले लिया। आगे मैं में समझाने के लिए, एक्स इज लेस देन माइनस वन, मान लो तुम्हारा एक्स इक्वल टू माइनस टू है, तो यार मैं इसको माइनस एक्स लिख रहा हूं और एक्स को टू ही समझ रहा हूं, एक्स को पॉजिटिव ही समझ रहा हूं मैं। आगे ना में, तो यहां पर एक्स माइनस साइन मैंने पहले ले लिया, अब एक्स सिर्फ प्लस होगा। तो किसी पॉजिटिव नंबर पर जब इनफाइनाइट एक से छोटा है, माइनस एक से छोटा है, तो माइनस दो माइनस तीन यही तो होगा, माइनस दो माइनस तीन। तो ये पॉजिटिव सेंस में तो बड़ा हो जाएगा, जैसे माइनस टू की पावर एन। तो टू की पावर जब एन इंफिनिटी को टेंड करेगा, टू की पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। सिर्फ माइनस वन की पावर इंफिनिटी पे एन पे काम होगा, क्योंकि माइनस वन की पावर इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी होगा अगर एन इवन है, और माइनस इंफिनिटी होगा अगर एन आपका ऑड। ठीक, तो अब यहां पर इस केस को
क्लियर हो गया? जब मैंने रियल सेंस में लिया, अब मैं प्रॉपर सेंस में लेता हूं। अब प्रॉपर सेंस में लिया जाए, x इज लेस देन -1, सो x की पावर n टेंस टू प्लस इनफाइनाइट। कब? देखो इनफाइनाइट हो गया, ये तो तय हो गया बेटा, क्योंकि एक से छोटे का मतलब कोई नंबर होगा, 2 3 4 5। ये कब होगा बेटे? इफ एन ऑड। कैसे बोला मैंने? क्योंकि निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर है ना बेटे, एन ऑड होने पर ये प्लस इनफाइनाइट, और इवन होने पर माइनस इनफाइनाइट। क्लियर? सो दिस सीरीज ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली। चलिए कुछ सीरीज की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, सम एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। द कन्वर्जेंस and the convergence and divergence of an infinite series is unaltered by an addition or deletion of a finite number of terms from it। अगर किसी इनफाइनाइट सीरीज से आप कुछ पर्टिकुलर नंबर, फाइनाइट नंबर हटा दो या कुछ फाइनाइट नंबर जोड़ दो, फाइनाइट नंबर मतलब 2 4 नंबर हटा दो या 2 4 नंबर जोड़ दो, तो सीरीज के कैरेक्टर पे कोई चेंज नहीं आएगा। वो कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट रहेगी, डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट रहेगी। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट अहम प्रॉपर्टी बन जाती है। फिर इफ सम और ऑल द टर्म्स ऑफ ए कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स चेंज देयर साइन, द सीरीज विल स्टिल बी कन्वर्जेंट। अगर एक साथ सारे साइन चेंज कर दो तो सीरीज कन्वर्जेंट ही रहेगी, और डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट ही रहेगी। ठीक? अगर कोई सीरीज आपकी एस को कन्वर्ज कर रही है, तो उस सीरीज में अगर किसी एक नंबर के से मल्टीप्लाई कर दो तो समेशन के यूएन आपकी के एस को कन्वर्ज करेगी। और अगर कोई सीरीज डाइवर्स कर रही है या ऑसिलेट कर रही है, तो केस किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो के इंटू यूएन को ही, के इंटू यूएन भी डाइवर्ज होगी या ऑसिलेट करेगी। तो यानी कहने का मतलब कन्वर्जेंट सीरीज में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर नई सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट सीरीज को किसी नए नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो डाइवर्जेंट सीरीज मिलेगी। तो कहने का मतलब यह हुआ कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर या किसी नंबर से डिवाइड करने पर सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी सीरीज को, जरूरत पड़ेगी तो किसी नंबर से डिवाइड कर देंगे पूरी सीरीज को। ठीक? अब अगर यहां पर कोई सीरीज एल को कन्वर्ज कर रही है यूएन, और कोई सीरीज वी एन एम को कन्वर्ज कर रही है, तो यूएन प्लस वी एन को अगर हम जोड़ दें तो भी कन्वर्जेंट होगी एल प्लस एम को। ठीक? यहां पे सॉरी मिस्टेक हो गई, यूएन माइनस वी एन है, तो यूएन माइनस वी एन ये कन्वर्ज करेगी एल माइनस वन। ये कब इस्तेमाल होता है? अगर आपको दिख रहा है यार कि यार इसके ये टर्म्स, इवेंट टर्म्स हटा दूं और ऑड टर्म्स हटा दूं, आपको सीरीज को टेस्ट करने को कहा जाएगा। आपको दिख रहा है कि इस सीरीज के इवेंट टर्म्स को अलग कर दूं मैं और ऑड टर्म्स को अलग कर दूं, तो मैं आराम से इन दोनों अलग अलग सीरीज के नेचर को पता कर सकता हूं, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। ठीक है? आप निकाल लेना। हाँ, इसमें एक और अहम चीज है जो इसमें लिखना भूल गए, कि अगर दोनों सीरीज कन्वर्जेंट है तो दोनों का सम कन्वर्जेंट होगा या दोनों का डिफरेंस कन्वर्जेंट होगा। लेकिन दो में से कोई एक सीरीज डाइवर्जेंट हो गई तो सम हो चाहे डिफरेंस हो दोनों सीरीज का, वो डाइवर्जेंट ही होगा। सिर्फ दोनों कन्वर्जेंट होने पर कन्वर्जेंट होगा, दो में से एक भी डाइवर्जेंट हो गई तो सम हो चाहे डिफरेंस हो डाइवर्जेंट। ठीक? आगे बात सुन में। चलिए बस इतनी मुझे आज आपको एलिमेंट्री प्रॉपर्टी जिस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करना था, जीपी डिस्कस करना था, और ये जीपी जैसे डिस्कस हो गया, और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी थी, सीरीज का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस कैसे होता है वो डिस्कस करना था, बेसिक टर्म था। ठीक है ना? बाकी जो इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, एक और छोटा सा टेस्ट है वो भी डिस्कस कर लो, फिर खाली अगले वीडियो लेक्चर में इंपॉर्टेंट टेस्ट ही बाकी रह जाएंगे। हाँ, ये थ्योरम है बेटे कि अगर यूएन कन्वर्जेंट है तो 100% लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यूएन जीरो होगी,
लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ये तय है कि अगर यूएन कन्वर्जेंट है तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यूएन जीरो होगी। लेकिन अगर मैं कह दूं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यूएन जीरो है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। नो, आप नहीं कह सकते सीरीज कन्वर्जेंट। हाँ, ये जरूर है कि कन्वर्जेंट है तो लिमिट जीरो जरूर होगी। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये सीरीज है 1/2 1/3 1/n। ये सीरीज का nth टर्म क्या है? यूएन 1/n। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यूएन क्या हो गया? जीरो। लेकिन ये सीरीज बेटे आगे आपको कल बताऊंगा, मैं अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि ये सीरीज डाइवर्जेंट है, क्योंकि ये पी सीरीज स्टैंडर्ड सीरीज है। और पी सीरीज बता देता हूं, इसको कहते हैं पी सीरीज। और p इक्वल टू 1 पर ये सीरीज डाइवर्जेंट होती है। p इक्वल टू 1 पर ये सीरीज डाइवर्जेंट होती है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो चलो लगे हाथ इंपॉर्टेंट सीरीज भी पढ़ लेते हैं। तो जबकि ये सीरीज डाइवर्जेंट है और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यूएन जीरो है। अब ये सीरीज लो, यहाँ पे यूएन 1/n² है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यूएन जीरो आ गया। और p ग्रेटर देन 1 पर सीरीज कन्वर्जेंट होती है। तो यहाँ पे 1/n² है, यानी p ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट। तो अगर आपको कन्वर्जेंट सीरीज दी है तब तो इसको जीरो आना तय है। लेकिन इसके जीरो आने पर आप ये नहीं कर सकते सीरीज कन्वर्जेंट है। मैंने दिखा दिया ये जीरो है लेकिन सीरीज डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो हाँ, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो आप एक बार देख सकते हो कि कन्वर्जेंट सीरीज का लिमिट यूएन जीरो होना चाहिए। ठीक, चलिए बेटे आज का टॉपिक थोड़ा सा आपको हल्का सा बोरिंग लगा होगा, लेकिन बस हाँ, एक ये वो टॉपिक है बेटे, इससे आपको बहुत कुछ बेस तैयार हो गया, नॉलेज मिल गई।